Hi, this is CA Jyoti Deshpal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great. आज की इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको एग्जाम्स के अंदर कैसे स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। बहुत ही एक डिफिकल्ट एरिया लगता है बच्चों को, स्पेसिफिकली आई वुड से सीए फाइनल के बच्चों को, जब बात आती है स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। क्योंकि इंटर लेवल तक तो क्या था कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे तो क्वेश्चन फिर भी अटेम्प्ट हो जाते थे, लेकिन फाइनल पे ही जैसे आप पहुंचते हो वैसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और वहां पे समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहाँ से क्वेश्चन है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ दो ही स्टेप्स बताऊंगी। कि आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ना आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको क्वेश्चन लिखना कैसे चाहिए। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना। मैंने एग्जांपल दे के डिस्कशन करिए, क्वेश्चंस की एग्जांपल दे के डिस्कशन करिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आपको कंसेप्ट अप्लाई करने हैं और कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है। ये दो ही चीजें रेलिवेंट होती है, और क्योंकि अब आपके सिलेबस में ज्यादातर पोर्शन स्टैंडर्ड का ही है तो ये डिस्कशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। सबसे पहली चीज जो आप करोगे बेटा, दैट इज टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अब ये बात तो सभी कहते हैं कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, लेकिन पढ़ोगे कैसे क्वेश्चन को? देखो, मैं आपको चार बातें बताऊंगी जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है। अब आपके मन में ये बात आएगी, ये तो हमें भी पता है, सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि कौन से स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, बट यही तो नहीं पता लगता एग्जाम के अंदर कि कौन से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, आपने जितने भी स्टैंडर्ड पढ़े, आपको सारे स्टैंडर्ड के कंसेप्ट आपके दिमाग में रखने हैं। उससे क्या होगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड से है। क्योंकि इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन पूछता है और आपकी लेवल पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब स्टैंडर्ड के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे चांसेस बहुत कम है। वो सब इंटर लेवल पे होता है। फाइनल लेवल पे वो कहानी बताता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है उस कहानी से कि भाई कौन से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। लेट्स से क्वेश्चन आपको कहता है कि आप ऑडिट करो किसी कंपनी की जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। आप ऑडिट करो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, ऐसी कहानी होती है उसके अंदर, ठीक है। वो एंटिटी बैंक के पास जा रही है लोन मांगने के लिए। बैंक कहता है लोन मैं तेरे को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आ, और वो भी कैश बेसिस पे बना के लेकर आना। तो जैसे आप ये पढ़ोगे ना कि बैंक उससे फाइनेंशियल्स मांग रहा है कैश बेसिस के ऊपर, मतलब ये स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने वाली है, क्योंकि क्राइटेरिया यूजर ने बताया है। सो आपके दिमाग में ऐसे 800 आना चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब आपको कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं बेटा जो कंसेप्ट से नहीं होगा, बट वो कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि फ्रॉम विच स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपने स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए, अब आप ये आइडेंटिफाई करो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। या आप जैसे ही पहला स्टेप लगाओगे ना, आपको पता लग जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या, कि जैसे कि आप स्टैंडर्ड जब पढ़ते हो ना, उसमें एग्जांपल्स लिखे होते हैं, प्रोसीजर लिखे होते हैं, है ना। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी और ये एक्चुअल में क्वेश्चन है जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। आप क्या कर रहे हो, एक एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, उस एंटिटी के क्रेडिटर्स है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, 37 क्रेडिटर्स हैं, और ऑडिटर उन क्रेडिटर्स के बैलेंस को कंफर्म करने के लिए उनको कंफर्मेशन भेजना चाहता है। मैनेजमेंट उसको एड्रेसेस प्रोवाइड करा देती है और वो कंफर्मेशन भेज देता है। कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स भी आ जाता है, ठीक है। बाद में एंगेजमेंट टीम का मेंबर एक उठ के कहता है कि मैंने ना जिन लोगों से आपने कंफर्मेशन मंगवाई, ये छोटे छोटे आपके क्रेडिटर्स है, छोटी कंसर्न्स है, इनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या है, इशू ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन इनका कैंसिल हुआ है और इन्होंने नए जीएसटी के लिए भी अप्लाई अभी नहीं किया इस पैन के ऊपर। ये ऐसा कुछ तो आपका क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि कंफर्मेशन भेजी जा रही है, ऐसे नंबर 505 से क्वेश्चन है। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि उस स्टैंडर्ड में से कौन से कंसेप्ट से ये क्वेश्चन है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ऐसा तो कुछ आपने पढ़ा नहीं स्टैंडर्ड के अंदर। हाँ,
लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब आप पता कैसे लगाओगे कि कौन से कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है? तो बेटा अब आपके दिमाग में पूरा स्टैंडर्ड चलना चाहिए, जैसे कि पहले स्कोप, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, फिर जो बाकी पार्ट्स थे स्टैंडर्ड के, जैसे डिजाइनिंग वाला पार्ट था। अब डिजाइनिंग की तो कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट एक ये भी था, आप कंफर्मेशन भेजना चाहते हो बट आपकी मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करी कंफर्मेशन भेजने के लिए। अब ऐसा भी नहीं है क्योंकि कंफर्मेशन तो भेजने दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी है कि हम कंफर्मेशन भेजते, रिस्पॉन्स नहीं आता, पर यहाँ पे तो वो सिचुएशन भी नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्स तो आया है। एक सिचुएशन और है इसी स्टैंडर्ड के अंदर जो है कि रिस्पॉन्स आ रहा है बट ऑडिटर को डाउट है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ दैट रिस्पॉन्स। ये पर्टिकुलर कंसेप्ट इस स्टैंडर्ड का इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होना है। आर यू गेटिंग मी? जब आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो सबसे पहले, मतलब जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टैंडर्ड, फिर आप आइडेंटिफाई करो उस स्टैंडर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो फिर आप आइडेंटिफाई करो जो कंसेप्ट आपने पढ़े कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। ओके, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। फिर आप क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो ना, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि आप ध्यान में रखो कि एक स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है या एक से ज्यादा स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है। मतलब जैसे क्या, इसी सेम सिनेरियो के अंदर आंसर जब आप पढ़ते हो ना जाके इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर, ऐसे 500 की भी रेफरेंस दी हुई है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब कंफर्मेशन आपने भेजी और रिस्पॉन्स आया वो रिलायबल नहीं है, तो 500 कहता है ना आपको कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने की, तो एक लाइन आप 500 वाली भी वहां पे लिख सकते हो। और कई बार जैसे कि SQC1 के आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो SQC1 अगर आप ऑडिट ही कर रहे हो वहां पे लिखना कंसेप्ट SQC1 का है, बट ऐसे नंबर 220 भी वहां पे अप्लाई होता है। तो आप दोनों में लेट्स से इंडिपेंडेंस के पॉइंट है तो SQC1 वाले पॉइंट भी लिखोगे, और जो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर ऐसे नंबर 220 विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस वो पॉइंट भी लिखोगे। सो मतलब आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड जा रहा है या मल्टीपल स्टैंडर्ड की रेफरेंसेस जा रही है। तीसरा, लास्ट में आपको अंडरस्टैंड करना है बहुत ध्यान से कि क्वेश्चन कितनी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। काफी सारे बच्चे तो एक आधी ही रिक्वायरमेंट लिख कर आते हैं, बाकी वो क्या पूछ रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। कई बार और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है। सो व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, ये मतलब ये मस्ट है। अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ना, तो मतलब आप सिर्फ एम ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो बिना सोचे समझे, और तभी आप आंसर नहीं लिख पाते हो। अब आपने सब कुछ अपने दिमाग में बना लिया, जब आप क्वेश्चन को लिखने बैठोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कि आपके इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। जब भी आप स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर आपका फिक्स होना चाहिए। होता क्या है कि आपको ये भी पता लग जाता है लिखना क्या है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और मान लो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, बट क्वेश्चन नया है, तो आपको ये नहीं समझ में आता लिखना कहाँ से शुरू करूँ। तो आप इस पैटर्न को सेट कर लो कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड का नंबर लिखोगे, लेट्स से ऐसे नंबर 505 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का नाम लिखोगे कंफर्मेशन, उस स्टैंडर्ड ने ऑडिटर के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव लगाया वो लिखोगे। ये तो मतलब आप हर एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन के लिए फिक्स कर लो कि ऐसे आपका फ्लो रहने वाला है। उसके बाद आप मेन कंसेप्ट लिखोगे। मेन कंसेप्ट जैसे कि हमारे इस गिवन सिनेरियो के अंदर रिस्पॉन्स वाला आपका कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा था। सो 505 क्या बात करता है कि ऑडिटर का आगे का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए जब कंफर्मेशन का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिलायबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड कहते हैं कि भाई ऑडिटर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे और उसको चेकिंग करनी पड़ेगी, कई बार उसको रिस्क की लेवल को भी रिवाइज करना पड़ सकता है। तो मेन कंसेप्ट आप लिखोगे, ओके। या फिर अगर मैनेजमेंट आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, फिर आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से रीजन पूछोगे ऐसा क्यों। आर यू गेटिंग मी? सो यू विल राइट द मेन कंसेप्ट। रिपोर्टिंग का है तो रिपोर्टिंग वाला मेन कंसेप्ट लिखोगे, डिजाइनिंग वाला है तो डिजाइनिंग, मतलब जो भी स्टैंडर्ड का जो भी कंसेप्ट है ना आप मेन कंसेप्ट लिखोगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन के अंदर मान लो 3 रिक्वायरमेंट है, तो जिस सीक्वेंस में रिक्वायरमेंट है ना उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे मेन कंसेप्ट लिखना है, फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखनी है, ओके। एंड देयर आफ्टर आप क्या करोगे, इस कंसेप्ट को क्वेश्चन से जोड़ोगे कि कैसे आपके क्वेश्चन के अंदर वही कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है, और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे। और यहां पे भी एक जो गलती बच्चे करते हैं
आप पूरा आंसर तो ठीक लिख देते हो, सारी रिक्वायरमेंट भी आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर ली और आंसर में लिख दी। गलती क्या हो जाती है आपसे कि लास्ट में कंक्लूड आप सारे पॉइंट नहीं करते हो। सो यू हैव टू कंक्लूड ऑल द पॉइंट्स। और जहां पे भी मोस्टली रिपोर्टिंग के क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको ध्यान रखना है बेटा, आप रिपोर्टिंग जहां जहां पे भी आपकी होनी चाहिए आप वहां वहां पे रिपोर्टिंग करो। लेट्स से अगर मैं फ्रॉड का कंसेप्ट की बात करूं तो 143 सबसेक्शन 12, ठीक है, प्लस 240 प्लस कारो, तो मतलब इंटरलिंकिंग आपको देखनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। सो ऐसे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही स्टेप फॉलो करने हैं। एक ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है और आधा गेम क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही खत्म हो जाता है। और ये जो 4 बातें आपको बताई, इन 4 बातों को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये आइडेंटिफाई करो कि इंस्टीट्यूट कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कंसेप्ट आपको लिखना है। अदरवाइज तो जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने लर्न किया वो यूजलेस है, क्योंकि आप कुछ पूछे आप कुछ और लिख कर आओगे, ठीक है। फिर आपको लिखने के ऊपर ध्यान देना है, आप अननेसेसरी बातें लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ये आप मान के चल लो। वो आपको पढ़ता भी नहीं है इंस्टीट्यूट, वो काट देता है सीधा। अगर आपने कभी भी किसी भी बच्चे की सर्टिफाइड कॉपी देखी होगी, आपको एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, तो कुछ भी कहानी लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो आपसे जितना पूछा जा रहा है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखो, पॉइंट्स लिखो, कीवर्ड्स आप यूज करो जो आप कंसेप्ट लिख रहे हो, पॉइंट्स बनाने की कोशिश करो क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। अगर आप पैराग्राफ भी बना रहे हो ना, तो अगर आपने 3-4 लाइन लिख दी फिर उसके बाद आप थोड़ा सा स्पेस देके फिर अगला वाला पैराग्राफ शुरू करो ताकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अच्छा लगे, ठीक है। सो ये डिस्कशन थी और ये इस वजह से डिस्कशन है क्योंकि बच्चों को ना स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन से काफ़ी डर लगता है, और स्पेशली फाइनल लेवल पे जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको ये डिस्कशन डेफिनेटली यूजफुल लगी होगी। अगर आपको लगता है कि कोई और आपका डाउट है या कोई और आपका कोई और स्ट्रेटेजी वीडियो है जहाँ पे वीडियो बन सकती है, तो डेफिनेटली यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई वुड ट्राई टू रिजोल्व दैट एज वेल। ये मेरा पर्सनल डिस्कशन थी जो मैंने अपने एंड पे फील किया कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन ऐसे पढ़ती हूँ टू बी वेरी फ्रेंक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, हैव अ ग्रेट डे नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड या ऑल द वेरी बेस्ट।